नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से हूँ। मेरी अधिकांश स्कूली शिक्षा मेरे गांव के राजकीय विद्यालय से हुई है। वर्ष 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की है। वर्ष 2018 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मैंने एमए की है। अभी मैं पिछले 3 साल से राजस्थान सरकार के सांख्यिकी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ सर। सर वॉकिंग मैंने डाला है। वॉकिंग, जी सर। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पहले ये बताइए कि आईसीजे कहाँ पे है और उसका लेटेस्ट जो उन्होंने एक निर्णय दिया है उसके बारे में बताइए। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जो इसका मुख्यालय है वो हेग में है, और अभी इन्होंने जो इजराइल गाजा संघर्ष है उस पर अपना निर्णय दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने इसके लिए परिवाद दायर किया था। ये बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक सर जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश तो हैं। बिम्स्टेक के बारे में कुछ बताइए और उसकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे ज़रा प्रकाश डालिए। सर, बिम्स्टेक का उद्देश्य एक तरह से जो भारत ने सार्क की कमी को परिपूर्ण करना है, कि जहाँ पर सार्क में हम एक जो हमारे उद्देश्य थे उनको पूरी तरह से प्राप्त करने में नाकामयाब हो रहे थे, तो हमने एक ये संगठन रखा है जिसमें हम पाकिस्तान को इससे बाहर कर रहे हैं, और क्षेत्र में हम आपस में जितने अच्छे ढंग से अलग अलग देशों के बीच में कनेक्टिविटी हो, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंध हो, आपस में बैठकर मुद्दों को सुलझाया जा सके, इन उद्देश्यों को। FATF के बारे में बताइए ज़रा। FATF। जी सर। सर FATF जो धन शोधन के मामलों में कार्य करता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर धन का जो आतंकवादी गतिविधियों या स्मगलिंग, दो सब के लिए चीज़ें दुरुपयोग, सही बता रहे हैं। हाँ। इनका दुरुपयोग रोकने के लिए FATF काम करता है, और वो अपनी 2 सूचियां जारी करता है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। तो उसमें वो अलग अलग देशों को शामिल करता है और उनके अनुसार कुछ प्रतिबंध उनके होते हैं सूची। इसमें पाकिस्तान का भी क्या स्टेटस है? सर अभी पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक ग्रे लिस्ट में था, अभी बाहर आ गया है। बाहर आ गया। जी सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। रवि जी सर। आप झुंझुनू से हैं। जी सर। झुंझुनू का झुंझुनू नाम कैसे पड़ा है? सर झुंझुनू नाम वहाँ पर झुंझार सिंह कोई व्यक्ति थे, उनके नाम पर आगे फिर झुंझुनू नाम एस्टेब्लिश हो गया। तो इसका झुंझुनू का नाम जब आता है तो उसका फौज के साथ में बड़ा रिलेशनशिप है, क्या है? तो झुंझुनू से सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि फौजी वहाँ से हैं। सबसे ज़्यादा में से एक वो जिला है जहाँ से फौजी भारतीय सेना में है। वहाँ इतने फौजी क्यों जाते हैं? वहाँ पे फौज के लिए क्यों लोग जाते हैं वहाँ पे? सर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक तो ऐतिहासिक कारण है कि जैसे राजा महाराजा जो प्रिंसली स्टेट वहाँ थी जी, तो वो लोग पहले से इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहे, तो ये कारण है। सेकंड में कारण ये देखता हूँ कि जैसे कास्ट जो है, अलग अलग कास्ट बेस पर जो बटालियन बनी हुई होती हैं, तो उनका इस क्षेत्र में काफ़ी रुझान रहा है, तो ये कारण है। तीसरा कारण मैं ये देखता हूँ कि राजस्थान के उस एरिया में, खास करके पूरे राजस्थान में देख सकते हैं कि जो अन्य जीविकोपार्जन के साधन है उनकी कमी है, तो एक रुझान जीविकोपार्जन के लिए ये रुझान होता है कि वो सेना की तरफ चले जाते हैं, तो ये कारण है सर। ओके। आप जो है आप स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहे हैं यूनियन के ग्रेजुएशन में जब आप कर रहे थे। आप ये क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप प्रेसिडेंट बने स्टूडेंट यूनियन के? जी सर, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चुनाव जीत नहीं पाया था, मैंने चुनाव अच्छा, चुनाव लड़ा था खाली। जी सर। आपके विचार से, जब क्योंकि आपने करीब से देखा है इसको, जी सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो उसमें स्टूडेंट को सपोर्ट करती हैं या खड़ा करती हैं, ये ठीक है या इसको स्टूडेंट्स को इस चीज़ से अलग रखना चाहिए? सर निश्चित रूप से अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी भी स्टूडेंट को चुनाव में सपोर्ट करती हैं तो निश्चित रूप से उनके अपने उद्देश्य होते हैं कि उनको वो बाद में यूज कर सकें। तो इससे छात्र जो हैं वो अपनी एक तो स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेकंड जो है वो अपराध की लाइन में भी जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो इस तरह की सर इसमें समस्या है। और आप ये नहीं सोचते कि अगर वो स्टूडेंट्स जो है पार्टी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को
शुरू से ही समझ है तो उनको डेवलपमेंट में, उनको जो डिसीजन लेने हैं उसमें उनको आसानी रहेगी? सर मैं ये समझता हूँ कि जो कॉलेज लेवल पर जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र को बिना पार्टी से जुड़े अच्छे से उन गतिविधियों को समझ सकते हैं कि किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से लोगों से जुड़ना होता है, लोकतंत्र के मूल्य क्या है, ये चीज़ें वो उस दौरान समझ सकते हैं। लेकिन पार्टी से जुड़ाव थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, आप जो है अभी काम कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट। जी सर। इसमें आप जो है आपने लिखा है कि इसमें सांख्य से संबंध है उसका। ये जो हमारी 221 में 2021 में पहली बार एक ऐसा हुआ कि हमारी जो है सेंसस नहीं की गई। जी सर। तो उसका जो है आपके विचार से क्या फर्क पड़ा है हमें? सर क्या नुकसान हुए हैं उससे? जी सर। सर सेंसस नहीं होने का एक नुकसान तो ये है कि सेंसस का जो डेटा है उसका यूज़ हम प्लानिंग के लिए करते हैं, तो वो जो डेटा समय पर नहीं मिल पाए तो उस वजह से हमें एक नुकसान झेलने को मिलते हैं कि प्लानिंग के मामले में हम अच्छी योजनाएं बनाने में थोड़ा सा उसमें चूक जाते हैं कि सेंसस समय पर ना हो तो। ये बताइए कि जो आजकल सेंटर में और स्टेट्स में जो झगड़ा चलता है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या खराब है? सर सहकारी संघवाद के आधार पर हमारा लोकतंत्र जो स्टेट और सेंटर के बीच में व्यवस्था है, तो थोड़े बहुत मतभेद होना सामान्य है, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी होने चाहिए, ये भी सच है। तो मैं मानता हूँ कि फिलहाल इतनी कोई खराब परिस्थितियाँ किसी भी स्टेट और सेंटर के बीच में नहीं है कि एक खराब का हम टैग लगा सकें। अभी जो झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली में थे, भाग गए, वहाँ पे वो जाके पुलिस ढूंढती फिर रही है उनको। जी सर। और वो उनको ईडी वाले ढूंढ रहे हैं। इज इट गुड? ये अच्छी चीज़ है क्या? सर अगर ईडी कोई कार्य कर रही है तो वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर रही है, किसी भी व्यक्ति के से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ईडी कर रही है तो वो उनका अपना कार्य होता है, भले ही सीएम के से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो। अपना कार्य होता है मतलब सर अगर ईडी को कहीं लगता है कि किसी मामले में उनको कहीं पर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए तो मैं इसको एक सामान्य घटना के तौर पर देखता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और ऑप्शनल भी आपने ऑप्ट किया हुआ। फैबियन सोशलिज्म किसको कहते हैं? सर फेबियन सोशलिज्म जो है वो इंग्लैंड यूरोप से निकल कर आता है। उसमें हम समाजवादी विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भारत आज़ादी के बाद जिन विचारों को आगे लेकर बढ़ा था वो फेबियन सोशलिज्म के अंतर्गत। लैसे फेरे में नहीं बिलीव करते थे? जी सर। लैसे फेरे में सर वो उस दौरान बिलीव नहीं करते थे। फेबियन बाद में ये लेसेस फेयर में बिलीव नहीं किया जाता। नहीं, इनके सबसे बड़े प्रोपोनेंट जो इसको जो बढ़ाते थे वो कौन था? किसी का नाम लीजिए। सर भारत में जवाहरलाल नेहरू। उधर इंग्लैंड में जब शुरू हुआ तो कौन था उनका जो इसके बारे में सबसे बड़ा वोटरी था इसका? सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। बर्नार्ड शाह का नाम सुना है? हाँ सर। अच्छा, ये हमें यही कहा जाता है कि नेहरू भी बहुत इस विचारधारा से उससे थे, तो इन्होंने, नेहरू जी ने क्या ऐसे काम किए जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये उस फैबियन सोशलिज्म के विचार से थे जो कि उन्होंने यहाँ पर किया? वो मतलब मैं दोबारा क्वेश्चन को पूछूंगा कि वो फैबियन से था इन्फ्लुएंस या वो रशियन सिस्टम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, किससे थे? सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ वो दोनों सिस्टम से इन्फ्लुएंस थे और वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर जाना चाह रहे थे, तो उन दोनों का मिश्रण लेकर वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये उनमें बात थी। तो अभी जो अब फिर बाद में इन्होंने हमारी प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया है, तो क्या अब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ये कंपल्शन है जो भी आएगी कि हम सोशलिस्ट ही रहें, हम दूसरी विचारधारा को नहीं ले सकते? नहीं सर ये अनिवार्य नहीं है, कंपल्सन नहीं है। नहीं, अगर जो प्रेजेंट रजीम है ये तो उस तरह के सोशलिज्म में बिलीव करते हैं क्या ये? अभी सर सोशलिज्म में बिलीव का तो ये है कि वो एकदम से नकारात्मक उनके भाव नहीं है इसके प्रति। हालांकि अभी खुली अर्थव्यवस्था है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उदारवाद की तरफ, खुली अर्थव्यवस्था की जो तरफ इतनी वेलफेयर स्कीम जो इन्होंने चला रखी हैं गवर्नमेंट ने, हर चीज़ में इतने करोड़ लाखों करोड़ रुपया उसमें बांटा जाता है, खर्चा किया जाता है, तो ये वेलफेयरिज्म है, सोशलिज्म है, या हम मार्क्सिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? सर मार्क्सिज्म की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं।
और ये हम देख सकते हैं कि जो एक उदारवाद का जो नया चरित्र है उसमें ये है कि वो एक वेलफेयर स्कीम्स भी इसमें शामिल होती हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि एकदम से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो उदारवाद या नव उदारवाद जैसे बता रहे हैं, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो विचारधारा है उसमें से अच्छे पक्ष ले रहे हैं और उनको शामिल करते हुए अपनी योजनाओं को ये बोला जाता है कि ये स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है और टोटलिटेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो किसी को उनकी दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा है क्या? संभव है? हो सकता है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जो हमारी जिस विचारधारा है उसके अंदर? सर मुझे इस तरह की संभावनाएं नहीं लगती। चलिए, थैंक यू सर। जी सर। तो ये सोशलिज्म की बातचीत चल रही थी, तो ये बताइए कि इतने बातचीत चल रही है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। जी सर। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये समस्या हो रही है कि जलवायु परिवर्तन से कृषकों को उन पर काफी प्रभाव हो रहा। तो इसके बारे में अपने जो आपके एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कुछ बताइए कि कैसे इसको टैकल करें एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। जी सर। सर जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो आप अपने बारे में बताइए, छोड़िए राजस्थान को। जी सर। हमारे अपना जी सर, एग्जाम्पल। मैं हमारे क्षेत्र को इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एक तो मिट्टी जो है वहाँ की मिट्टी इस तरह की है कि वहाँ की मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो काफ़ी कम है। तो पॉलिसी के लेवल पर इस तरह की पॉलिसी बने कि जैसे कि बनी भी हुई है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है तो उसके ज़रिए मिट्टी की जांच होती है और वहाँ पर मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस की जिनकी ज़रूरत है वो आप उसमें डाल सकते हो। तो एक तो ये है, इसको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए फर्स्ट। सेकंड ये है कि वाटर जो है वहाँ पर, क्योंकि मानसून पर निर्भर वहाँ की कृषि है, तो ऐसे में वाटर की बड़ी समस्या है। तो ज़रूरत ये है कि सॉरी सर पानी की समस्या है वहाँ पर। अच्छा। तो सर पानी की जो समस्या है उसका एक कारण ये है कि एक तो वहाँ पर जो है मानसून पर वो निर्भर है। हाँ, वही तो क्लाइमेट चेंज में और प्रॉब्लम। जी सर। तो इस वजह से वहाँ पर अगर नहरें आती हैं तो इस तरह के प्रयोग अगर होते हैं तो नहरों के कारण से और एक अच्छा। एक बताइए कि अभी पूरा भारत या पूरा साउथ एशिया पानी की समस्या से जूझ रहा है और इतने झगड़े हो रहे हैं पानी के ऊपर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, विभिन्न राज्यों के बीच में, तो आपको क्यों पानी दे देगा कोई दूसरा? सर मैं ये समझता हूँ कि पानी तो नदियों में काफ़ी है, बस उनको अच्छे से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो समुद्रों में जाता है। तो न्यूनतम स्तर अगर समुद्र में नहीं जाएगा तो पूरा समुद्र बर्बाद हो जाएगा। जी सर। न्यूनतम स्तर को बनाए रखते हुए, नदियों का जो न्यूनतम पानी का स्तर है उसको बनाए रखते हुए नदियों को अगर जोड़ा जाए, वो पूरा तो कालांतर से पानी जा रहा है, जो मीठा पानी है नदी का जा करके समुद्र में मिलता है और पूरा वहाँ सिस्टम को, है ना, एक्वेटिक सिस्टम को मेंटेन करता है, जिसके चलते मानसून होता है। अदरवाइज मानसून बंद हो जाएगा। सर सर्कुलेशन तो उसी तरह से बाद में भी होता रहेगा, बस बात यह है कि वो जो सर्कुलेट पानी हो रहा है वो खेतों से होकर सर्कुलेट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, आप राजस्थान से हैं। जी सर। देखिए, राजस्थान में जब महिलाएं पानी लेने जाती हैं तो वो एक गाना गाती हैं, विशेष गाना, सब कुछ नाम है सर। घड़लो पानी गड़े लेने पर आने के लिए। पणिहारी एक गाना है। हाँ, पणहारी, जी सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, पणहारी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आखिरी क्वेश्चन है मेरा रवि जी आपसे। राजस्थान के खाने में बड़े मसाले होते हैं और बड़ा चटक रंग का होता है, कोई विशेष कारण ऐसा होना? लाल मांस, खूब तीखा खाना। सर एकदम क्या कारण है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो जिस तरह का अनाज पैदा किया जाता है तो उसका एक प्रभाव वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ की जो पैदावार है उसमें नमी की मात्रा कम होती है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहाँ की जो जितने भी अनाज होते हैं वो सूखा प्रतिरोधी जो किस्म के अनाज वहाँ पर होते हैं और उसका प्रभाव खाने में देखा जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। दूसरे मैं आपको बता देता हूँ, एक पसीना जिससे थोड़ा टेम्परेचर रेगुलेट हो, दूसरा कि गर्मी होने के कारण माइक्रोब्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको भी काउंटर। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद रवि जी। थैंक यू सर। कब है आपका? सर 5 फरवरी को ही है। 5 फरवरी को है। अच्छा, और राजस्थान के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, जी सर। जैसे अगर हम पूछें कि 2 क्षेत्रों में राजस्थान ने पहल की है और एक्ट बनाया है, आप बता सकते हैं?
सर गिग वर्कर्स के लिए एक हाँ। एक्ट बनाया है। शाबाश। और इसके अलावा एक जो हेल्थ से रिलेटेड है कि राइट टू हेल्थ है, वो Right to अभी health। जी सर। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा, इसके सर। बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जी सर। ओवरऑल तो थोड़ा आप टेंस लग रहे थे। सर पता नहीं ये फेस की प्रॉब्लम है कि अपने आप इसमें थोड़ी सी आप मुस्कुराहट मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए बीच बीच में, आप एकदम हाँ। से रहेंगे। हाँ। ओके सर। और आप तो अच्छा कर रहे हैं, आप यू विल डू वेल। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए FATF और ये सब। हाँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बहुत बड़ा उनका बयान आया इसके बारे में, हाँ सांख्यिकी सिस्टम जो है हमारे यहाँ उसके बारे में, और उन्होंने कहा है कि इसको रिफॉर्म की जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात है, क्योंकि जो CSO है हमारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेजेंट कर रहा है फिगर्स, वो फिगर्स बहुत कन्विंसिंग नहीं है। हाँ सर। तो छोटी बात नहीं है, केवल विभाग की बात नहीं है, आपके काम की बात नहीं है। ओके सर। काम की बात है कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े चीज की ओर वो बोल रहे हैं जो आपके विभाग से जुड़ा हुआ। हाँ सर। ठीक है, और इसके बारे में लगातार आप देखेंगे जो भी खास करके इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स है उसमें ये झगड़ा चलते रहता हाँ सर। है ना, कि हमारा एक्चुअल GDP कितना है, हमारा गिनी कोफिशिएंट कितना है, हमारा क्या कितना है, हमारा क्या कितना है, हमारा इनइक्वालिटी कितना बड़ा, हमारा एक्चुअल इनकम कितना है ना, ये सब हमेशा झगड़ा चलते रहता है ना। सर इसमें डिपार्टमेंट की जो नकारात्मक चीजें हैं वो रखने में कोई बुराई नहीं कोई है। बुराई नहीं है अगर आप उसके बारे में जानते हैं और आप बता सके कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक ठीक सर। आप Positive। एक बात को याद रखिए, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी असिस्टेंट जो भी हैं बने हुए हैं उधर, आपकी एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, सॉरी। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।